हर रोज़ हर दिन मुल्क के लिए नए मसले लेकर आता है, हम उनको फेस करते हैं। आज भी कमाल कमाल के मसले जो पैदा होते हैं, हमें समझ नहीं आती इन पर क्या गुफ्तगू की जाए। हमारे चीफ जस्टिस साहब बगैर प्रोटोकॉल के कहीं से कुछ खरीदने गए, बेकरी से कुछ खरीदने गए, किसी ने बदतमीज़ी की, वक्त गुजर गया, उन्होंने कहा नहीं इनके खिलाफ कोई केस ना बनाया जाए। चंद दिनों के बाद उसको वायरल कर दिया गया। उस पर क्या किया गया, क्या सूरत हाल पैदा हुई, और उसको इंडोर्स कर दिया एक पार्टी ने, पीटीआई ने। छुपाने की बात क्या है, और कह दिया गया कि ठीक है जो कुछ किया ठीक किया गया। यह रवैया तो कम अज़ कम किसी मुहज़्ज़ब और किसी तमीज़दार कौम के लिए दुरुस्त नहीं हुआ करता। इस रवैये को तो आम तौर पर आजकल की ज़बान में एक्सट्रीम राइट का रवैया कहा जाता है, यह एहतियात के तौर पर कहा जाता है, वरना यही वो तरीका है जिसे फाशिज़म कहा जाता है। इसकी जीत जमहूरियत की जीत नहीं होती, फाशिज़म की जीत होती है। एक ऐसी बदतमीज़ी, एक ऐसा रवैया जिसकी तायीद कोई पोलिटिकल पार्टी करती हो और जो पॉपुलर हो और जिसके साथ लोग हों, तो ख़तरा का निशानी बना करती है कि मुल्क में फिस्तायत आने वाली है। हम बहुत परेशान हो गए इस बात सुनकर। ये किसी एक शख्स का मामला नहीं है, वो तो भूल गया था इस मसले को, उसने कहा मुकदमा भी कायम ना करो। लेकिन बहुत दुरुस्त कहा एक कानूनदान ने, बड़ी उम्दा बात की है कि ये वो गुनाह नहीं है, ये वो जुर्म नहीं है जिसको कोई शख्स माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाए। इस पर तो रियासत को एक्शन लेना पड़ेगा। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई मुल्क फिस्ताई रवैया इख्तियार किया। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जजों के दरमियान अपना चला हुआ है। एक ने ख़त लिख दिया और कहा कि ये जो लॉ पास हुआ है, ये जो एक्ट आया है और जिसको फ़लाँ जज को मुनीब फ़लाँ को बैठाया नहीं गया है, तो जब तक ये नहीं बैठते जनाब तब मैं तो नहीं बैठूंगा। एक नया मसला। उसके जवाब में चीफ जस्टिस ने 11 इल्ज़ामात लगा दिए उस जज पर कि भाई मुकदमा तो इतने बड़े नाजुक थे और ये 2 महीने की छुट्टियां गुजारने चले गए थे। और जब इनको कहा पता नहीं क्या क्या थे, क्या सूरत हाल, अदलिया बिल्कुल डिवाइडेड है, बटी हुई है, कोई समझ नहीं आती, लोग उनकी बात नहीं मान रहे तो नहीं रहे। और अब इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन दायर कर दी है, पिटीशन दायर तो नहीं की, रिवीजन पिटीशन दायर कर दी है कि भाई आप कहते हो कि इन लोगों की मेंबरशिप मानो, और इसके बाद पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है, वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम बॉडी हैं और उनके स्पीकर ने हमें नोटिस दे दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे, हमारी बात मानोगे, इन लोगों को नोटिफाई नहीं करोगे। क्या करें बताइए, हुक्म करें। एक अजीब ही सूरत हाल पैदा हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुल्क के साथ क्या होता है खुदा ही जानता है। लेकिन मैं आज इन मसलों पे गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसको उठा रखता हूँ सिर्फ इसलिए कि एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर इसलिए कहता हूँ कि मैं बड़ा इंतज़ार था कि IMF का पैकेज आ जाए, वो आ गया है। कर्ज मिलना कोई अच्छी बात नहीं होती, कशकोर लेके हम चलते फिरते हैं, लेकिन इस बात से सब एग्री करते हैं कि IMF का अगर ये पैकेज हमें ना मिलता तो हमारे लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा हो जाती। चुनांचे वो पैकेज हमें मिल गया है, उसकी क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर मुल्क के मुमताज़ मईशतदानों से आपकी गुफ्तगू कराएंगे और उनकी राय आपको सुनाएंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इसी मसले पर अपनी बात को जारी रखेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर। अस्सलाम नाज़रीन कराम, आप बड़ी खबर गिनी जाती है कि IMF का जो प्रोग्राम था हमें कर्ज देने का आइंदा 3 साल के लिए, कर्ज देने का तो हम मजाक में करते हैं, हम फिक्र करते हैं कि खुशकोल लेके दुनिया के सामने जा रहे हैं और मांगते जा रहे हैं और कई शराइतें जो कबूल करते जा रहे हैं। लेकिन ये कि हकीकत है कि अगर ये पैकेज ना होता, तय ना होता, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती। आम तौर पर यही कहा जा रहा है, तो एक अच्छी खबर के तौर पर इस पर लिया जा रहा है। मुखालफ हामी सब लोग यही कह रहे हैं और इसको लिए अब उन्होंने कुछ शराइत सामने रखी हैं और जिसका ज़ाहर वज़ीर ख़ज़ाना ने किया भी है। ये मसलन किया कि सूबों को मॉनिटर करेंगे। तो ये अजीब लगता है, सूबों को मॉनिटर करेंगे, यानी कि इससे तो लगता है कि ये वो हमारे गोया अंदरूनी मामलात में दखल देंगे। लेकिन कोई वजह तो होगी जो सूबों को मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं। वो हमारे सूबे शायद बड़ा बजट ले जाते हैं। ये भी कहा गया कि जो आप अवार्ड दिया हुआ है आपने, सूबों को जो हिस्सा दिया हुआ है और वफाक जो रखता है उसको रीनेगोशिएट करें।
सारा पैसे सूबे ले जाते हैं, फिर खर्च सूबे करते हैं, जिस तरह खर्च करते हैं उस पर मॉनिटरिंग कोई नहीं, उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। इस तरह की बहुत सी बातें हुई हैं। और टैक्स नेट पे लाना है, बहुत से इदारों को बहुत चीज़ों को लाना है, नॉन फाइलर की जो एक टर्म हमने ईजाद की हुई थी उसको ख़त्म करना, बहुत सी बातें की जा रही हैं। क्या असर होगा ये आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमें इशफाक तोला साहब हमारे साथ शामिल है, नाम ही काफ़ी है जी, क्या तारीफ कराऊँ मैं। उनसे हम पूछते हैं कि इस जो पैकेज आया है क्या इम्पैक्ट होगा हमारी मईशत पर, आप इसको कैसे देखते हैं, और ये जो शराइत बज़ाहिर शराइत लग रही हैं इनको हमारी मईशत पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। जी अशफाक तोला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो मैंने कर दिया जी, सवाल कुछ नहीं, सवाल आपके सामने IMF का पैकेज मिल गया हमें, क्या इम्पैक्ट नजर आते हैं आपको मईशत पर इसके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदा साहब, एक्चुअली देखिए, नीचे तो बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि हम IMF के पैकेज हमें मिल गया है। शादियाने भी बजा रहे हैं कि जी वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर लिया। अगर इन्हीं शराइत पे पैकेज मिलना था, आप मुझे मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, अगर रोल ओवर आप मुझे करवा के दे दें, इससे कम सख्तियों के साथ पाकिस्तान की मईशत को मैं 3 साल में टर्न अराउंड कर सकता हूँ। आप अगर NFC अवार्ड को अगर रीराइट करेंगे, आप सूबों के एक्सपेंडिचर्स को भी मॉनिटर करेंगे, आप टैक्स रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे, आप फिस्कल रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे, आप इंपोर्ट भी खोल देंगे, आप बैंकों को भी मॉनिटर करेंगे, आप कोई एमनेस्टी भी नहीं लाएंगे, और इतनी कदगनों के साथ मेरा ख्याल है चांसेस ऑफ रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी इज मच लोअर देन अगर हम कुछ इससे कम आसान शराइत के ऊपर कर लेते। हमारा फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों कम हो सकता था। अच्छा। हमारे पास अगर इस हमारी होम ग्रोन रेसिपी के अंदर अगर कोई चीज की कमी थी, जो IMF के उसमें दो चीजें थी हमारी। एक तो रोल ओवर अगर हमें मिल जाए, चाइना इंडिया सॉरी चाइना सऊदी अरबिया एंड UAE एंड कतर, वो अगर हमें एक मिल जाते तो हम अगर IMF के प्रोग्राम के बगैर रोल ओवर मिल जाए, वो अगर हमें मिल जाते तो हम कर लेते। बाकी जो हमें दूसरी चीजें, जो पॉलिसी, सख्त पॉलिसी IMF जो इंट्रोड्यूस IMF की ईमा पे हम कर रहे हैं, अगर आप हमें वैसे ही करने दें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी होम ग्रोन प्लान काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है बनिस्बत IMF के। पर हमारे यहाँ ये होता है कि घर की जो मुर्गी होती है ना सजाद भाई, वो दाल के बराबर होती ठीक है। ठीक। और कभी कभी ये होता है दाल भी महंगी हो जाती है, तो फिर कभी महंगी हो गई दाल तो फिर ये याद करेंगे। नहीं, ये अब सूरत ये है कि ये कहते हैं कि सूबों को मॉनिटर करेंगे। हमारे यहाँ आम तासुर ये है कि जो पैसे सूबों को जाता है सूबे लुटा देते हैं और उन पर कोई चेक नहीं है। ये एक तासुर है हमारे पाकिस्तानियों में भी। कुछ सूबों के, मैं नाम नहीं लेता, यानी कुछ सूबों के बारे में तासुर है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए, सियासतदान मैं नहीं कहता, उनको बचा लेता हूँ आर्जी तौर पर, वो पैसे लुटा देते हैं। देखिए आप, अच्छा सूबा है सिंध, एक अच्छा सूबा है, लेकिन मोटरवे वहाँ बननी थी, 2 डिप्टी कमिश्नर 4,000 रुपया खा के भाग गए। देखिए, ये मेरा ख्याल है शायद मिसनोमर है। मैं आवाम के लिए मैं थोड़ी तस्वीर कर दूं, मोटरवे NHA की जिम्मेदारी है, जो कौमी इदारा है, ये सिंध गवर्नमेंट की इदारा नहीं है। तो अमल तो वहां से, हाँ ये जरूर है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो उनका साथ देती है एक्विजिशन ऑफ लैंड वगैरह में, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। बाकी एक बात और बताता हूँ, जब आप सूबों को फंड देते हैं तो आपका चेक होता है, ऑडिटर जनरल जो होता है वो बिल्कुल इसकी ऑडिट करता है और वो अपने पैरे निकाल के देता है। कहीं कहीं जो वफाक के अंदर होते हैं तो उनकी आपकी नेशनल आपकी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वहां जाते हैं ये चीजें। तो ये नहीं है कि कोई आप मादर पिदर आजाद हैं और आप अपने खर्चे कर लेंगे। देखिए, एक्सपेंडिचर का ये होता है कि सूबों के पास आफ्टर 7th NFC अवार्ड सरप्लस आना शुरू हो गया था। वो ये मॉनिटर कर रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या इससे सरप्लस निकाला जा सकता है कि मैं ये समझता हूँ इस हद तक की जाएंगे, मगर अभी तफसीलात नहीं आई है। मेन हमारे साथ ये मसला होता है कि हमें ये एक छोटा सा अगर सिरा मिलता है तो हम उसको पहाड़ के बराबर बना देते हैं, तो मॉल को माउंटेन हिल नहीं बना सकते। आने दिन का इंतजार करें, फिर पता चल जाएगा कि क्या होगा। मेरे हिसाब से सूबों का सरप्लस एक अच्छी बात होती है। NFC अवार्ड पे आपने देखा होगा माजी में भी तमाम
पॉलिटिकल पार्टी, बशमूल अपोजिशन, हुकूमत, उनकी यही राय थी कि ये हम रिवर्स नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी 2020 में, उस वक्त के कुछ हमारे लोगों के कहने पे, और उसमें काफी हल हमने दिए थे, मगर उसमें भी यही था कि नहीं यार, ये पता नहीं इसको छेड़ेंगे तो क्या होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको तरीके से रीराइट इतना आसानी से किया जा सकता है। और मैं आपको दावे के साथ आज भी कह रहा हूँ, ये भले जो भी इसके प्रोपोनेंट होते हैं IMF के, मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने के लिए बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप खुद से अपने आप को डिसिप्लिन कर लें तो मेरा ख्याल है फिर IMF की जरूरत नहीं रहती है। ये जो नॉन फाइलर और फाइलर का चक्कर था, और अब उन्होंने कह दिया कि जो नॉन फाइलर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो टैक्स नहीं देगा वो ना गाड़ी खरीद सकता है, ना ज़मीन खरीद सकता है, ना सफ़र कर सकता है, ना कारोबार कर सकता है। ये क्या यानी कि ये लगता है कि जैसे एक बड़ा तबका है जो टैक्स देता ही नहीं है। किस सूरत में वो कहता है कि पैसे ज़्यादा ले लो हमसे, गाड़ी खरीदनी है, बाकी लोगों से जो टैक्स देते हैं उनसे अगर लाख रुपए लेते हो किसी गाड़ी पे, हमसे 2 लाख ले लो, लेकिन हम टैक्स पेयर में शामिल नहीं होंगे। क्या ये कल्चर है? ये इसको मैं बहुत आसानी से एक राइटर मोड में कहता हूँ, वो ये कहते हैं मौत के फरिश्ते को घर का दरवाजा नहीं दिखाना। मसला ये है सजा साहब कि ये फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर शुरू करने में गुनाहगार का भी थोड़ा बहुत तो हाथ है। मगर मकसद ये था कि हम FBR को ये कहें कि जी जब नॉन फाइलर से आपने टैक्स डबल वसूल लिया तो आप उनके पीछे पड़े और उनको फाइलर बनाए। अब उस वक्त इतनी रेवेन्यू आ रही थी, और दूसरा सबसे बड़ा कसूर हमारे बैंकों का है। जब बैंकों से हमें इंटरेस्ट की डिटेल मिलती थी तो वो नॉन फाइलर की डिटेल जब हम मांगते थे तो वो नहीं देते थे, और उसमें हमारे कुछ साबिक बड़े हमारे प्रैक्टिशनर्स जो थे वो भी इन्वॉल्व होते थे, और वो बैंकों के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करा के रुकवा देते थे। तो अगर उस वक्त हमें, और ये फिर खुद जब बैठे मनसब पे तो उनको सारी चीजें याद आ गई कि नहीं यार ये तो गलत कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमें एक कौम की हैसियत से सोचना पड़ेगा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो टैक्स तो सबको पे करना होगा। अपने हिस्से का जायज टैक्स आप पे करें। अगर सब नहीं पे करेंगे ना सजाद साहब, तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, और इस रिपोर्ट में हमने हॉरिजॉन्टल इक्विटी को मद्देनजर खाते रखते हुए काफी नई चीजें बताई थी जो डायरेक्ट टैक्स की मद में थी, और उसके तहत हम चाहते तो आराम से 25 खरब यानी 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस ले सकते थे। बट उस वक्त ये था कि जी इलेक्शन का ईयर है और पता नहीं क्या होगा, जैसे हम यही समझते हैं सारे कि हम परफॉर्मेंस पे इलेक्शन जीतते हैं। तो बड़ी माजरत के साथ, आपको भी पता है हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इल्जामात की हद तक तो हम सब सुनते हैं। कभी फॉर्म 47 सुनते हैं, कभी RTS सुनते हैं, कभी RO के इलेक्शन सुनते हैं। तो काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सुनते रहते हैं। और ये मैं तो ये समझता था कि अगर उस लास्ट ईयर अगर हम ये कर देते तो आज IMF से आपकी जान छूटी। आप कह रहे हैं कि जी बस रिटेलर्स को टैक्स नहीं दे रहे, जमीनों वाले टैक्स नहीं दे रहे, फलां टैक्स नहीं दे रहा, ये टैक्स नहीं दे रहा। इसका आसान नुस्खा क्या है? देखें ना, आप इस वक्त लगता है जैसे डंडा चला रहे हैं, हम जबरदस्ती ले रहे हैं। कुछ तरीका है कि भाई हर आदमी टैक्स नेट में आ जाए, कोई आसान तरीका हो जाए, ना हमें IMF से पूछना पड़े, ना किसी और से पूछना पड़े? सजा साहब, हमारी रिपोर्ट है रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, लास्ट ईयर में हेड कर रहा था उसको एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और मेरे साथ 100 लोगों की टीम थी जो डिफरेंट प्रोफेशन से, और हमने सब जगह से लिए थे, CA ICA में वो एडवोकेट, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, चैम्बर के लोग सारे हमने लिए थे। उनकी 8 कमेटियां थी, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी, वो इंटरिम रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी थी। फाइनल रिपोर्ट का हमें टाइम नहीं लगा। तो उस रिपोर्ट में हर उस सेक्टर का जहां से आपने इस वक्त जो हमें मसले राह दिखाई है ना कि ये टैक्स नहीं दे रहे, वो सबके टैक्स की पूरी डिटेलें थी कि उनसे कैसे टैक्स वसूला जाता है। और मैं आपको यहां तक कह सकता हूँ दुकानदार तो तैयार भी हो गए थे देने 250 और रियल एस्टेट का भी हमने कह दिया था उनसे कैसे लेना है। एग्रीकल्चरिस्ट को भी किस तरीके से फेडरल टैक्स के धारे में लाना है वो भी हमने लिख दिया था। मगर यहाँ उस वक्त पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से आपने कुछ नहीं कर सके। मेरा ख्याल है वो इलेक्शन ईयर के चक्करों में काफी जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया।
अगर उस वक्त हमारे यही प्राइम मिनिस्टर होते, अगर मेरी बात मान लेते और ये कर देते, तो आज आपको इतनी शर्मिंदगी आईएमएफ के सामने या इतनी हजीमत हमें बैन अवी तौर पर। तो आप क्या महसूस करते हैं कि इस प्रोग्राम के आने के बाद हमारी मैशत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ चीजें हम मानेंगे, कुछ करेंगे, या कुछ भी हमें कुछ करना चाहिए? अभी तो आपको बल्ले बल्ले नजर आएगा, मगर अगर आपने इस मईशत के अंदर अगर आपने इंपोर्ट खोल दी, तो मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तबाही हो जाएगी। आपको जैसे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करके रखना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप तकलीफ में आ जाएंगे। मईशत पे कितनी कदगन लगनी चाहिए, किस तरह की कदगन लगनी चाहिए? वो कहते हैं कदगन देखिए ऐसे नहीं हो सकती। देखिए आपको अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज देखनी पड़ती। देखिए आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी इस वक्त क्या है कि आपके पास ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ हमारी मुल्क में जब भी हुई है वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ होती है। हमें उससे सबक सीख के हमें सोचना चाहिए कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ ना करें, हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखें, एक्सचेंज रेगुलेशंस को कंट्रोल में रखें, और इसके बाद हम लोकल रिसोर्सेज के तहत हम अपनी इंटरेस्ट रेट को लो करके हम अपने इन्फ्लेशन को कम करके परचेजिंग पावर को बढ़ा के ग्रोथ कैसे करें। तो वो उस ग्रोथ का फार्मूला है। अगर आज 35 रुपए डॉलर में नीचे लेके आता हूं तो आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा हो जाती है 1400 से 1600 प्लस चली जाती। तो हमें इन चीजों पे तवज्जो देनी पड़ेगी फोकस तरीके से। अगर आप आईएमएफ की रेसिपी पे जाएंगे तो ये आप नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छा पैकेज होगा। ना करे मैं गलत साबित हो जाऊं, वो मेरे हिसाब से ये रेसिपी ऑफ डिजास्टर था। कोई आपको नजर आता है कि कोई हम सही समझ पे सोचने वाले भी हमारे प्लानर्स में मौजूद हैं जो कुछ इस तरह सोच रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो? कोई मंसूबे हैं हमारे पास हैं? सजाद साहब, मैं किसी की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर सकता। हर कोई अपने माइंड से सोचता है, वो उनका बेस्ट माइंड है जो वो दे रहे हैं। मैं अपने माइंड से बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो सही हो, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है। जहां अब तक मैंने जो बातें की हैं अल्लाह के फजलो करम से, वो सारी बातें सच साबित नहीं। मैं तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि आगे चल के आपको लो इंटरेस्ट रेट पे कम से कम आपको 5-6% से ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए अगले 5-6 महीनों में। इन्फ्लेशन 1% है आपकी, आपने ये डेलिबरेटली 9% रखी है। आपने करेंसी को एडजस्ट नहीं करते। 235 का डॉलर आप रख लें और आज आप ये 277 में बेच के आप जो है ना बिगले बजा रहे हैं कि जी हमने देखे कमाल कर दिया। स्टेबिलिटी आपकी इंपोर्ट कम होने से हुई। अगर आईएमएफ के जो प्रोजेक्टेड आपने करंट अकाउंट डेफिसिट दिया है 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 330 रुपए से कम का डॉलर नहीं मिलेगा और आपका इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा और फिर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा, फिर आपकी महंगाई बढ़ेगी, फिर वो साइकिल चलता रहेगा। ये तो अभी आपको खुदा खौफी हुई है और अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है कि आपकी ऑयल की प्राइसेस कम हुई है। 1 रुपया आपको पर लीटर कम होने से 0.15% नॉन कोर इन्फ्लेशन कम हुआ, तो इसलिए आपको फायदे हो रहे हैं। गैस की प्राइस कम है आपकी इस वक्त, पाम ऑयल कम हो गया, वीट आपकी अपनी अच्छी प्रोडक्शन हो गई है, कॉटन आपकी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी है आपको, तो ये शुगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलके इस वक्त अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है और ये आप एंजॉय करें। अल्लाह करे ये तोहफा चलता रहे ताकि हमारी कौम को, हमारे गयूर अवाम को ये कंसेशन मिलते रहें और महंगाई की चक्की में कम पिसे। आखिरी सवाल ये होगा, मेरा जवाब होगा कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आईपीपी के जो मुआहदे हैं, आज मुझे किसी ने बोला कि जी 2 रुपए तक की मैक्सिमम छूट मिल जाएगी। मैं कहता हूँ ये 2 रुपए नहीं, ये 15 रुपए की मिलेगी अगर आप इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। हाँ, अपने अपनों को ना नवाजें, खुदा खौफी करें। जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है उसका कड़ा एहतसाब करें, आप उनसे पैसे वापस लें, सजाएं देने में हमें कोई कुछ नहीं होगा। इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, इनके हीट रिकवरी के ऑडिट करवाएं, इनकी ईपीसी के ऑडिट करवाएं, इनके टैक्सेशन के ऑडिट करवाएं। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितनी डकैती हुई है इस मुल्क के साथ। बिल्कुल ठीक है शफाकतुल्लाह साहब, आपने बहुत बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत तफसील के साथ सारी बातों को खोल के रख दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी के साथ हम एक वक्फा लेते हैं जी। नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमें अवार्ड मिला है आईएमएफ से, और कुछ लोग कहते हैं कि नया पैकेज मिला है, कुछ कहते हैं कर्ज मिल गया है।
हम फिर फंस गए हैं कर्ज में, वगैरह वगैरह हर तरह की राय है। इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी। इसमें खुलासा ये है कि कुछ नई शराइत भी कुछ कहा जा रहा लगी हैं। कुछ का कहना है कि शराइत ये है ये हमारी सॉवरेनिटी के भी खिलाफ है। लेकिन बहरहाल एक तो ये है कि NFC वार्ड को हम रीराइट करें, सूबों को जो शेयर देते हैं वो शायद ज़्यादा देते हैं इनके ख्याल में, वो कम दें। इस पर बहुत पॉलिटिकल बहस भी हो सकती है मुल्क के अंदर। दूसरा बात यह है कि वो कहते हैं कि सूबों के मामलात भी हम मॉनिटर करेंगे। वो पैसा खर्चते हैं, एक तासुर ये है कि वहाँ करप्शन अपने अरूज पर है, वो उसको भी देखना चाहते हैं। कुछ और मसाइल भी पैदा हुए हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अब नॉन फाइलर कुछ नहीं रहेगा इस मुल्क में, फाइलर नॉन फाइलर की कोई इस्तेलाह नहीं है। हर आदमी को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। आप ये देखा जा रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि किसकी कितनी गाड़ियां हैं, मकान हैं, ज़मीनें हैं, कितना ट्रैवल करता है, कुछ करता है, सारे उसके हिसाब से हमारे पास हैं और सारी उसकी एक्टिविटी हमारे पास है। उसके हिसाब से वो टैक्स दे। नॉन फाइलर वगैरह का किस्सा अगर करेगा तो ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना ज़मीन खरीद सकेगा, ना कारोबार कर सकेगा, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकेगा। ये सारी सूरत क्या पैदा हो रही। कुछ और बातें भी हैं जो हम करेंगे इस सेगमेंट में। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब और महमूद खालिद साहब मौजूद हैं, माहिरीन मईशत हैं, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनकी राय लेते हैं जी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, पहले मैं आप ही से पूछता हूं कि क्या इस पैकेज के बारे में आपकी क्या राय बनती है जो हमारे सामने आया है? जी, पैकेज तो जैसे सबको पता था कि सख्त शराइत के साथ ही होगा, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने जो रिफॉर्म्स करनी थी वो नहीं की, यानी कि 24 पे प्रोग्राम तक पहुंचते पहुंचते भी कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स तो नहीं की हैं। तो हर वक्त चूंकि ICU में रहते हैं तो फिर जाहिर है कि स्टेबलाइजेशन का अमल जो है वो सख्त तो होता है, उसमें तकलीफ भी होती है। मगर इस लिहाज से तो ये खुशगवार है हुक्मरानों के लिए कि कम से कम अगले 37 महीनों के लिए वो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो डिफॉल्ट का खतरा है वो उनकी नज़र में टल गया है। मगर जो शराइत हैं वो उसमें टैक्सेस के बढ़ाने की हद तक तो सब कुछ ठीक है, मगर खर्चों के कम करने के बारे में IMF इसलिए बात नहीं करता कि हम खुद भी उस पर बात नहीं करते। अगर गवर्नमेंट का साइज इतना ही बड़ा रहेगा, अगर वो मिनिस्ट्रियां जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होनी थी वो वफाक के पास भी रहेंगी, तो फिर NFC की जो गुफ्तगू है वो बड़ी बेमानी सी हो जाती है, क्योंकि अखराजात जो वफाक के हैं वो उसमें सिर्फ डेट सर्विसिंग अगर आप देखें तो इस साल हमने 9.75 ट्रिलियन रख दिया है। तो पूरा बजट में अगर पूरा टैक्स भी इकट्ठा हो जाए, जो दूसरे महसूलात है वो भी इकट्ठे हो जाएं, तो फिर भी सूबों को 57.5 देने के बाद तो वफाक के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो डेट सर्विसिंग भी कर सके। तो ये फिस्कल डेफिसिट पे कहीं ना कहीं जाकर तो हमें सोचना होगा कि कैसे हम पूरा करें, क्योंकि सारी सिर्फ प्रॉब्लम तो ये फिस्कल डेफिसिट ही है जिसकी वजह से फिर बार बार हम भाग कर जाते हैं IMF के पास और हमेशा इसी हालत में रहते हैं। तो अब देखिए, जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि हम इस्लाहात मस्ट है और ये आखिरी प्रोग्राम होगा, तो हमेशा कहा जाता है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि इस दफ़ा इस्लाहात हो ही जाए तो मुल्क जो है कम से कम तरक्की की राह पर आगे बढ़े। ये सूबों की मॉनिटरिंग को क्यों कह रहे हैं कि क्या उन्हें शक है कि सूबे पैसे जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं? वफाक पे तो कोई देख लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, दुनिया भी देख लेती है, लेकिन सूबों का कोई अता पता ही मालूम नहीं होता और बहुत सी मिसालें भी दी जाती हैं इस बात की। इस पर क्यों खास तौर पर वो कह रहे हैं जी? देखिए, वो फिस्कल डेफिसिट की एक बहुत बड़ी वजह सिर्फ यही नहीं है कि वफाक के पास ऊपर जो उनके पास चला जाता है सूबों के पास, वो भी IMF कहता है ना आप हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, ना आप एजुकेशन पे, गो स्कूल खोले हुए हैं, अस्पतालों की हालत बुरी है। तो फिर अगर इतना पैसा लेने के बाद भी आपने अपनी मजमूई ह्यूमन रिसोर्स की सिचुएशन ठीक नहीं करनी, क्योंकि ये सारे मामलात आपको पता है, चाहे वो लेबर के हों, चाहे हेल्थ के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, जितने भी सोशल हमारे सेक्टर के मामलात होते हैं वो अब सूबों के बाद है। अब देखिए, इसको भी 18वीं तरमीम को भी हुए 14 साल हो गए हैं, मगर सूबों ने कोई भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। एक तो अपने टैक्स इकट्ठे नहीं करते मुनासिब तरीके से, फिर जो मिलते हैं पैसे उनको भी बहुत ज़ाया करते हैं। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनके जो हैं उसमें इतने बड़े बड़े शगाफ हैं, वो चले जा रहे हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते हैं और कागजों में भी बन जाते हैं, आपको पता है। और ये सारी तशवीश का बायस है ये बात सबके लिए। तो मेरे ख्याल में IMF जो इशारे करता है, हमें आप अपनी गवर्नेंस को ठीक कर ले, ओवरऑल फिस्कल गवर्नेंस को भी
आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव को भी, आप सारी गवर्नेंस के लेवल को, तो कोई बुरी बात तो नहीं कहते, मगर अब ये मसला है कि क्या इस्लाहात के एजेंडे को ऑन करेंगे या नहीं करेंगे सूबे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक बात जी। महमूद खालिद साहब, यही सवाल आपसे है जी, यही सूरत आपके सामने है, आपकी क्या राय इस मसले पर? पैकेज तो मिल गया हमें। देखिए, मैं डॉक्टर इकराम की बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये एक टफ प्रोग्राम है और उसकी जो शराइत है वो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसमें देना चाहूँगा कि IMF के साथ जो हमारी इंगेजमेंट है वो कभी भी हमारी पूरी लोन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। ये एक किस्म का एंकर होता है कि जिसकी वजह से जो बाकी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको थोड़ा सा ट्रस्ट मिल जाता है कि वो भी हमें लेंड कर सकें। अब जैसे मिसाल के तौर पर कुछ अरसा पहले हमने देखा था कि मूडीज़ की और फिच की रेटिंग भी इम्प्रूव हुई थी, तो वो बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में थी कि क्योंकि हम IMF के साथ नेगोशिएशंस में, तो IMF का इटसेल्फ जो प्रोग्राम है वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो हमें वो प्रोवाइड कर सके रिसोर्सेज। अब जो इसमें चीज़ देखने की, जिसका डॉक्टर इकराम उल हक ने आइडेंटिफाई किया, कि हमें सबसे पहले ये तयन करना पड़ेगा कि हम आज इस स्टेज तक पहुँचे क्यों हैं, कि हमें 24th जो IMF का प्रोग्राम है और गोइंग बैक फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड्स हमें एंगेज होना पड़ रहा है IMF के साथ। सॉरी, जब तक आप उन रूट कॉजेज़ को नहीं ठीक करेंगे तो कभी भी हमारे पास जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म नहीं हो सकेंगे, सरफेस लेवल पे दोबारा आते रहेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की फुटप्रिंट है, बहुत सारे जो बिजनेसेस के सेटअप्स के हवाले से उनकी रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, और सबसे बढ़ के टैक्सेशन इटसेल्फ। जैसे अगर आप अभी भी जो रिसेंट जितनी भी मिनिस्टर फाइनेंस की या चेयरमैन FPR की स्टेटमेंट्स देखें तो उनका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीडेटरी है। उसमें आपको कहीं पे ये नहीं नज़र आएगा कि हमारे टैक्स के अपने निज़ाम के अंदर वो कौन सी ऐसी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो सकते। मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। FPR क्लेम करता है कि हमने एक टैक्स आसान ऐप के नाम से सॉफ्टवेयर वो बना दी है, मोबाइल ऐप, और अब कोई भी जो आम लोग हैं वो उसके ऊपर जा सकते हैं। आप यकीन करें कि उसके अंदर जो आम बंदा है उसको अब रिकन्सिलिएशन के बारे में नहीं पता कि क्या चीज़ होती है, तो वो फंस जाते हैं कि जनाब ये हमारे फाइनल फिगर जो सी वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे अभी भी बॉटलनेक्स क्या हैं। ये जो सरफेस लेवल के इस किस्म की सजेशंस हैं या एफर्ट्स हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि जी हम तमाम नॉन फाइलर्स को ख़त्म कर देंगे, तो क्या ये पहले मुमकिन नहीं था? क्या हमारे लॉज में ऑलरेडी कोई प्रोविजन थी कि नॉन फाइलर्स रह सकते थे? और अगर ये हमारा इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है, ये कंप्लाइंस का प्रॉब्लम है, तो जब तक आप FPR के अंदर रिक्वायर्ड इस्लाहात नहीं लेके आएंगे तो सिर्फ उसी सिस्टम के अंदर से आप ज्यादा प्रेशर से चीजों को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। अब हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट का प्रॉब्लम है उसके हवाले से आपको कहीं पे भी कोई वर्किंग नहीं मिलेगी। देखिए, हम IMF या एक्सटर्नल लोन की तरफ क्यों जाते हैं कि जब हमारे पास डॉलर से रिलेटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या हमने कोई ऐसा तवील मुद्दती प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें हम अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं? क्या हम FDI को इम्प्रूव कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात जी। डॉक्टर इकराम उल हक साहब, ये बातें ठीक हैं। अब हमने टैक्स कलेक्ट करना जी, नॉन फाइलर ख़त्म कर रहे हैं, हम रिटेलर से कहते हैं टैक्स लेंगे, तनख्वाहदार को सहूलत देंगे, लेकिन ये सारा होगा कैसे जी? सिस्टम को कहते हैं FBR जो है इससे लोग डरते हैं, और डरते इसलिए हैं कि ये जो भी एक बार इसके करीब चला जाता है वो इसके शिकंजे में फंस जाता है और फिर ये उनको तंग करते हैं। सिस्टम को ठीक कैसे करें? जी देखें, ये एक टैक्स एजेंसी जो है, पहले तो हमें सोचना होगा कि हम एक फेडरलाइज्ड टैक्स एजेंसी बनाएं जिसमें सूबे और वफाक मिलकर एक जगह डेटाबेस रखें। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं कि अब पाबंदी आ गई है, पहले तो हम सीरियस नहीं थे। 1 जनवरी से ये शर्त उनकी अव्वल है कि आप सूबे भी सारे उसी रेट पे, जो वफाक का इस वक्त बहुत ज़्यादा रेट है पर्सनल इनकम टैक्स का, और कॉर्पोरेट का तो हमेशा से हमारा बहुत ज़्यादा है खित्ते की, अगर हम सूरत हाल देखें। अब एक हाई टैक्स के ऊपर आप चाह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ है नहीं, हमारे यहाँ ग्रोथ ना होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो ऊपर से आप जब इतना सख्त टैक्सेशन के जो हाई रेट्स के ऊपर उसकी इन्फोर्समेंट करने जाएंगे तो देखिए जो मसाइल पैदा होंगे वो बेपनाह होंगे। क्योंकि जो फार्मर्स हैं
वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर तो बिल्कुल सबसिस्टेंस लेवल पे बेचारे इस वक्त है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिविटी के वहाँ जो हमने उसको बेहतर करना था उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। तो ये टैक्सों पे जो हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको एक फेयर टैक्स बेस निकाल कर लो रेट के ऊपर हर बंदे से उसकी ले लें, मगर अगर आप हाई रेट के ऊपर ये इन्फोर्समेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये होगी भी नहीं, क्योंकि लोग फिर बहुत से तरीके अख्तियार करेंगे और इसका नुकसान जो है वो होगा आम लोगों को। जो बहुत अमीर लोग हैं वो फिर बहुत से रास्ते, उनके पास तो इतना पैसा होता है कि वो टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, अच्छे लॉयर्स भी ले सकते हैं, अकाउंटेंट भी ले सकते हैं। तो वो अभी तक हमें कोई ऐसी सीरियसनेस नजर नहीं आई कि जिससे ये पता चले, जैसे अभी खालिद साहब ने भी दुरुस्त फरमाया, कि जिससे ये पता चले कि क्या हम एक ऐसी सर्विस ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं एजेंसी, क्योंकि जितनी भी दुनिया में अच्छी टैक्स एजेंसीज हैं वो साथ में फिर आपको यूनिवर्सल पेंशन का भी इंतजाम कर रही हैं, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स भी कर रही हैं। तो लोगों को ये होता है कि जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके एवज हमें सारी जो सोशल हमारी ज़रूरियात हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो मिल रही हैं। अब इस तरफ आपने देखा कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आप टैक्स देते जाए। अब आप देख लीजिए कि इस बजट के बाद से अब तक जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स का ये पूरा उन्होंने पहाड़ कराया है, उसका भी कोई सद्देबाब नहीं है कि वो इन्फ्लेशन भी हाई है, बेचारों के रिसोर्स भी। तो ये टैक्स का तो मैं समझता हूँ कि पहले आप एक को ये एफबीआर मुझे इनकॉरिजिबल लगता है, क्योंकि अगर ये काबिल इस्लाह है तो इस पर और पैसा ज़ाया ना करें। एक अच्छी एजेंसी नई खड़ी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो थाना कल्चर है जो कभी, ठीक है आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे उनके थाना बे बना दिए, उनको सैलरीज भी इम्प्रूव कर दी, मगर पुलिस का कल्चर ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि वो लोगों को फील हो कि पुलिस उनकी अपनी है। तो ये भी एक पुलिस का महकमा ही समझ लीजिए वफाकी सतह पे, जिसको हम एफबीआर कहते हैं। यहाँ भी माइंड सेट वही है कि जो आज है बस उसको हमने अपनी ताकत से इन कवानीन में जो पचीत किया है, जो प्रोसेस में पचीत किया है, ये कायम भी रखनी है और लोगों को तंग भी करना है। तो ये विद होल्डिंग टैक्सेस लगाते चले जाएंगे और उससे मईशत भी खराब होगी, ग्रोथ भी नहीं होगी और अल्टीमेटली हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम होने वाला नहीं है। ठीक ठीक जी महमूद खालिद साहब, ये फिर क्या तरीका है, कैसे टैक्स इकट्ठे करें हम और सहूलतें कोई ना दें, ना हेल्थ की सहूलत, ना एजुकेशन की सहूलत, ना कोई और सहूलत। अब हेल्थ एजुकेशन तो रोटी कपड़ा मकान की तरह दो ऐसी सोशल ज़रूरतें हैं जो हर बंदे के लिए तकाजा करती हैं कि उसको मिलनी चाहिए। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, और जैसा डॉक्टर इकराम ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट चुका है। हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं जिनसे भी हम बात करते हैं, इवन जैसे रिटेलर्स के केस में भी अभी बहुत गवर्नमेंट ने एफर्ट की, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम किस मकसद के लिए टैक्स दें। क्या हमारे पास क्या अच्छी हेल्थ, अच्छी स्कूलिंग, क्या हमारे पास जैसा सर ने कहा सोशल इंश्योरेंस और इस तरह की सब फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन मैं उसके अलावा भी एक बात करता हूँ, सबसे पहली जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे जो रिसोर्स एलोकेट वो कहाँ पे हो रहे हैं, क्या वो उन डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ पे भी खर्च हो रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। और आपने जिस तरह अभी कुछ देर पहले बात की थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर भी अब इस बार IMF का फोकस है, तो वो शायद आसान इसलिए है करना कि प्रोविंसेस के पास हमारी जो जिसको हम फंक्शंस कहते हैं वो ज़्यादा हैं, जिनके साथ लोगों की वेलफेयर जुड़ी हुई है, जिसमें सेहत है, एजुकेशन है, उसमें एनवायरनमेंट है और बाकी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इसका जो क्विक हल है वो ये है कि हमें ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करनी है गवर्नमेंट की रिसोर्स एलोकेशन में, और इसकी प्रोविजन ऑलरेडी जो है वो लॉज के अंदर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट मौजूद है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि तमाम जो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं उनका एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा कुछ अशारिये जिनको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं उनके हवाले से, कि वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी पब्लिश करें और ये भी हमें बताएं कि क्या आने वाले वक्त में उसको वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अगर हमारे पास इस किस्म की डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस मौजूद नहीं होगा कि जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि किसी भी रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट ने जो उसका मैंडेट था क्या वो पूरा किया या नहीं किया। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया, वो तकरीबन एक छोटा सा सेक्टर का हिस्सा होगा, शायद 1 किलोमीटर का। उसमें 50 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बोर्ड्स लगे हुए थे
ये पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड का दफ्तर है, ये टैप्टा का दफ्तर है, ये नेफ्टा का दफ्तर है, लेकिन क्या कभी किसी ने इनको एवेल्युएट करने की कोशिश की है कि जो ये पैसे हमसे लेते हैं उसके इवज जो सर्विसेज हैं वो हमें एक अच्छी मयारी और कॉस्ट इफेक्टिव लेवल पे दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे? हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का जी, बहुत रहनुमाई की आपने और बहुत हमारी भी रहनुमाई की और लोगों की भी रहनुमाई की, और एक तजिया भी हो गया कि इस पैकेज के नतीजे के तौर पर क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या सूरत हाल है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम आखिर में आप चाहते ये हैं कि डॉक्टर सलमान शाह साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं उनकी राय आपको सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, बस IMF अवार्ड ये आ गया है, बड़े खुश हैं हम, और उन्होंने कह दिया कि NFC आप रीराइट करें, सूबों को हम नजर करेंगे, टैक्स बढ़ाएं, बहुत से कहते हैं कड़ी शराइत लगा दी हैं। कैसे देखते हैं आप, कैसे तजिया करते हैं सारी सूरत हाल का? देखिए मीर साहब, पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सिंपली इसलिए कि अगर ये प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर हमें कोई हमारी सपोर्ट नहीं होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से। ठीक है। ना वर्ल्ड बैंक, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना दूसरे बैंक, ना दोस्त ममालिक, ना चाइना, ना सऊदी अरेबिया, कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये तो एक पहली प्री कंडीशन है कि आपको सपोर्ट करें। ना सपोर्ट की जरूरत इसलिए है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक किस्म की इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़ी है, उसमें कोई जान नहीं है। तो ये हमें इन्होंने एक किस्म की थोड़ी सी ऑक्सीजन लगाई है कि ये इसमें थोड़ी जान पड़े। ठीक। लेकिन ठीक होने के लिए अब असल गेम अब आगे चलेगी। पहली तो गेम ये होगी कि जो शर्तें IMF ने लगाई हैं क्या हम उनको पूरा करते हैं या नहीं करते। ठीक। यहाँ जैसे 24 प्रोग्राम हमने किए हैं, आधे पचाधे करके छोड़ देते हैं। तो एक तो ये होगा कि इसको हम मुकम्मल करें। दूसरी चीज ये होगी कि फिर हमें बहुत से काम करने पड़ेंगे, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते रहे आपके प्रोग्राम पे। सबसे बड़ी चीज जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमती अखराजात को कम करना। ठीक। क्योंकि हुकूमत के अखराजात जो हैं इस साल के बजट में तकरीबन 28,000 अरब रुपए रखा गया है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट खर्च करेंगी। तो उस 28,000 अरब में से कम 5-6 हजार अरब रुपए का हमें कट करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। और वो इस तरह से होगा कि जो आपके महकमे हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जो जिसका कोई हमें रिटर्न ही नहीं मिलता, जिसका हमें कोई फायदा ही नहीं होता, उनको हमें बंद करना पड़ेगा। और उनके जो मुलाजिम हैं उनको हमें करना पड़ेगा। उनको बेशक आप तनख्वाह देते रहें, उनको घर बैठना पड़ेगा, उनको आपने वो महकमे बंद करने हैं। ठीक है। अभी एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी थी जिसमें ये काम दिया गया था, लेकिन आपको पता है कैसर बंगाली साहब भी उसके मेंबर थे, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया कि इनकी कोई नीयत नहीं है काम करने की। तो बहरहाल वो आपको करने की जरूरत है। दूसरा फिर आपने काम करना है, जैसे ये आप महकमे बंद करेंगे तो आपने अपने कानून में डीरेगुलेशन लानी है। ठीक। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी जो है ना वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चलती है। ब्यूरोक्रेट जो कहता है वही होता है। उसने ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं कि ब्यूरोक्रेट को बताए बगैर आप कदम ही नहीं रख सकते। तो वो आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, मैसिव किस्म की डीरेगुलेशन। उसको हम कहते हैं रेगुलेटरी गिलेटिन चलाना पड़ेगा। रेगुलेटरी उसको आपने कम करना है। ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल आपकी इकोनॉमी जो है ना उसको अलग थलग किया हुआ है दुनिया से। ना आपका जो करंट अकाउंट है उसको हमने कंट्रोल किया हुआ है, इंपोर्ट्स को रोक के, और एक्सपोर्ट्स हमारे से बढ़ नहीं रही। तो उसकी वजह से इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे है, ग्रोथ नहीं हो रही। तो आपने इकोनॉमी को ओपन अप करना है, आपको इसको कहते हैं लिबरलाइज करना है। आपने इंपोर्ट के ऊपर जो बंदिशें हैं वो खत्म करनी है, और आपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी जो बंदिशें हैं, महंगी बिजली, महंगा ये और वो और बहुत से
चीजें उन पर डाती हुई हैं वो भी खत्म करनी पड़ेंगी ताकि आप एक्सपोर्ट्स कर सकें और इंपोर्ट्स जो जरूरी हैं आपकी इकोनॉमी के लिए वो भी होती रहें। तो वो उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने तो अब प्रोडक्शन में भी सारा अपनी अहम जगह उन्होंने ले ली हैं। तो ये कंपनीज जो हैं इनको भी आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और उसमें से अगर कोई पैसे बने तो उससे अपने कर्जे उतारने पड़ेंगे। तो ये तो बेसिक चीजें आ गई आपकी जो आपने करनी है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपने फिर पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है, यानी कि अगर मुझे किसी जरूरत है किसी हुकूमती अदारे से इंटरेक्ट करने की तो मैं फोन के ऊपर ही अपना नंबर डालूं तो मुझे सारी चीजें मिल जानी चाहिए और मुझे वहां पे चक्कर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए और बाकी चीजें। तो सारा जो काम है डिजिटलाइज करने की जरूरत है। महकमे दुनिया ने कर लिए हैं, हम नहीं कर रहे। ठीक है, आपको पता है ना, हम कोशिश तो 20 साल से कर रहे हैं लेकिन करने में कामयाब नहीं हुए। तो ये सारी इकोनॉमी को आपको डिजिटाइज करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से लाना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये काम बहुत बड़े बड़े काम है और ये काम आपको बिल्कुल ये IMF प्रोग्राम को अगर आपने आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो इस वक्त जो आपको मिला है एक किस्म का ब्रीदिंग रूम, उसका मतलब ये है कि आप बाकी चीजें जो है अपनी ठीक कर लें। प्राइवेट सेक्टर को आपने इनकरेज करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना है और आपने अपने शहरों की इकोनॉमी जो है उसमें जिद्दत लानी है और आपने अपनी रूरल देहाती इकोनॉमी में भी जिद्दत लानी है। तो ये आपने 21वीं सदी में आना है, यानी कि तो अभी तक तो हम बरतानिया से आजाद समझे नहीं हुए। अभी तक उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे वो छोड़ के गए थे। तो अब हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी, यंग आबादी, ये वो फिर पूरी दुनिया में हमारी मार्केट्स भी बनेंगी, हम भी जाएंगे, हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनेगी। बट इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, जहानत के साथ काम करना पड़ेगा, विजन के साथ काम करना पड़ेगा। जाहिर है कि इस वक्त तो हम पोलराइज हुए हैं, एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की तबाही मचा रहे हैं। तो ये चीजें भी बंद करनी पड़ेंगी और सीरियसली इकोनॉमी पे तवज्जो देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में हमने आपकी राय दी और इन मुख्तसर लफ्ज़ों में आपने बहुत तफसील के साथ सारी बात बता दी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।